तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो ये आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक से, जहाँ की हाल ही में निक वॉकर के किसी फैन ने उनको इंस्टा पे पूछा था कि वो हार्डी या सैमसन दोनों में से किसको विनर समझते हैं आर्नो क्लासिक ओहायो शो में। तो वहाँ क्लियरली निक ने सैमसन का नाम ले लिया कि निक के अकॉर्डिंग सैमसन द्वारा 2024 आर्नो क्लासिक ओहायो को जीतने वाले हैं। और पर्सनली मुझे ये चीज़ थोड़ी शॉकिंग लगी, क्योंकि निक खुद भी एक कंडीशन फिजिक वाले बॉडी बिल्डर है। मतलब उनकी फिजिक एस्थेटिक वे में नहीं आती, और इसके बावजूद निक सैमसन दादा जैसे एक एस्थेटिक बॉडी बिल्डर को जीतते हुए देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चॉइस और एक चीज़ का हिंट दे रहा है कि अब बस कुछ वक्त का ही इंतजार रह गया है सैमसन को, जब तक कि वो अपने कंडीशनिंग को और अपने फुलरनेस एक बढ़िया कॉम्बिनेशन पे नहीं बैठा लेते। और जब एक बार सैमसन उस चीज़ को कर लेंगे, तब आई थिंक सैमसन ओलंपिया स्टेज पे कुछ साल एज ए विनर रेन करेंगे, और सिर्फ रेन ही नहीं बल्कि एक डोमिनेंट वे में शोज को जीतेंगे, जिसमें से सबसे बड़ा रोल रहेगा इनके बिगर साथ ही साथ एट द सेम टाइम एस्थेटिक फिजिक स्ट्रक्चर का। क्योंकि पर्सनली मैंने काफ़ी टाइम से ऐसे किसी ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर को नहीं देखा जो कि 290 पाउंड्स के आसपास बॉडी वेट में रहते हुए भी इतने कमाल के एस्थेटिक फिजिक और इतने कमाल के प्रोपोर्शंस को कैरी करते हैं। बाकी मैं तो इसीलिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बस इन कुछ हफ्तों के अंदर हम सैमसन और हार्डी जैसे दो टॉप बॉडी बिल्डर्स को एक दूसरे के अगेंस्ट 2 बार कम्पीट करते हुए देख पाएंगे। बट इसके बावजूद कहीं ना कहीं सैमसन इस चीज़ में तो फायदे में ही रहने वाले हैं, क्योंकि अगर वो हार्डी के अगेंस्ट 2 शोज में हार भी जाते हैं, स्टिल उनके पास ओलंपिया तक और इंप्रूव होने का टाइम रहेगा। बट वहीं अगर हार्डी हार जाते हैं, देन क्या पता कि वो 2024 पोटेंशियल मिस्टर ओलंपिया की लिस्ट में भी रहे या ना रहे, क्योंकि तब शायद हर कोई सैमसन और डेरेक के बीच ही कंपेरिजन्स करने लग जाएंगे। बाकी देखने वाली बात होगी कि एक्चुअली में सैमसन हार्डी के और खुद के बीच के गैप को इस बार ओलंपिया के कंपेरिजन में कितना कम कर पाते हैं। अब भाई वो बात करते हैं हमारे पर्शियन वुल्फ हार्डी शोपैन के ऊपर। तो अगेन मैंने इस चीज़ को पहले भी काफ़ी बार कहा है कि कुछ भी हो जाए, बट हार्डी अपने हेवी वेट लिफ्टिंग्स को तो नहीं छोड़ सकते। हालांकि इस बार कहीं ना कहीं फैंस और जजेस दोनों ही हार्डी को उनके 2021 वाले कंडीशनिंग के साथ देखना चाहते हैं, खासकर हार्डी के इस इंक्रीज्ड साइज के साथ। और शायद वो एक वजह है जिसके लिए हार्डी 9 डेज आउट में रहते हुए भी इतने इंटेंस इतने हेवी लिफ्टिंग्स किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी रीजन की वजह से हैनी रैमबोट का हार्डी के साथ होना खासकर इस प्रेप के एंड डेज में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि इन वर्कआउट्स के दौरान हार्डी को कोई सीरियस इंजरीज ना आ जाए। बाकी करंटली हार्डी जिस एटीट्यूड जिस पेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे एक बात तो साफ पता चलती है कि हार्डी अभी भी अपने 2023 ओलंपिया की हार को नहीं भूल पाए। और कहीं ना कहीं इसीलिए वो इस बार दोनों आर्नो क्लासिक को जीतकर अपने पोटेंशियल को फिर से एक बार प्रूफ करना चाहते हैं। और सिर्फ इन दोनों शोज को जीतना ही नहीं, बल्कि साथ ही साथ उस मोमेंटम को ओलंपिया तक लेकर जाना एंड देन ओलंपिया को भी जीतना चाहते हैं। तो अगर इस बार हार्डी फिर से अपने टाइटल को क्लेम कर पाते हैं, देन शायद ये हिस्ट्री में जे कटलर के बाद एक लौते ऐसे बॉडी बिल्डर होने वाले हैं जिन्होंने अपने ओलंपिया टाइटल को खोने के बाद फिर से जीत लिया। और अगर हार्डी ऐसा नहीं कर पाते, देन शायद से ये उनका आखिरी मौका बन जाए, क्योंकि पहली बात तो इस फेज में डायरेक्ट कंटिन्यूस कुछ सालों तक मेजर इंप्रूवमेंट्स करने वाले हैं, और साथ ही साथ अब सैमसन भी आने वाले ईयर्स में अपने फिजिक को काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो उस कंपैरिजन में शायद हार्डी पीछे छूट जाए। हालांकि इससे पहले भी हार्डी ने हम सबको काफी बार अपनी इनॉर्मस इंप्रूवमेंट से शॉक किया है, बट अब एक्चुअली में उन इंप्रूवमेंट्स की काफी ज्यादा जरूरत है अगर हार्डी अपने टाइटल को रिक्लेम करना चाहते हैं। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है, तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई मेरे रेगुलर वीडियोस तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं राफेल ब्रांडो के ऊपर। तो फिलहाल राफेल ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर किया उनके डाइट के रिगार्डिंग, यानी इस आर्नो क्लासिक ओहायो प्रेप के डाइट के रिगार्डिंग। और वहाँ उनका कहना है कि इस प्रेप की जो डाइट थी वो उनके लिए फॉलो करना कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा ईजी था उनके पास्ट प्रो शोज के कंपैरिजन में, जहाँ की राफेल के अकॉर्डिंग वो अपने लो कार्ब्स डे पर भी इस बार लगभग 300 ग्राम कार्ब्स को इंटेक कर रहे थे। और अगर आपको इस चीज़ के अकॉर्डिंग आइडिया नहीं है, तो आपको बताना चाहूँगा कि 300 ग्राम कार्ब्स वो भी प्रेप मोड के लो कार्ब्स डेज पे, वो भी काफ़ी ज़्यादा कार्ब्स होते हैं। तो शायद बीच में राफेल कुछ दिनों तक लो कार्ब्स पे भी चल रहे थे, एंड देन नील हिल ने अगेन उनके कार्ब्स को इंक्रीज किया। और ये अपडेट कहीं ना कहीं उसी इंक्रीमेंट के बाद लिया गया अपडेट है। इवन इस अपडेट के रिगार्डिंग राफेल का कहना है कि ना ही इस अपडेट पे किसी तरीके की कोई एडिटिंग हुई है, और ना ही ये कोई बहुत ही बढ़िया लाइटिंग में ली गई अपडेट है। मतलब जो भी रॉ कंडीशनिंग और फाइबर्स इनके फिजिक में दिख रहे हैं वो जेन्युइन है। और अब तो आने वाले 2-3 दिनों में राफेल और भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, क्योंकि ये आते हैं उन बॉडी बिल्डर्स में से जो शो के बस कुछ दिन पहले ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होते हैं। और अब राफेल को चाहिए बस एक चीज़, जो कि है उनकी कंडीशनिंग, वो भी 2022 के ओलंपिया स्टेज वाली। इवन उससे पहली वाली कंडीशनिंग भी चलेगी, क्योंकि अब राफेल ने साइज तो इंक्रीज कर ही लिया है। तो एक बार अगर ये अपने उस पास्ट कंडीशनिंग को लेकर आ जाते हैं, देन वो डेफिनेटली टॉप 3 को क्रैक कर देंगे। अब भाई बात करते हैं एंटोन वैलेंट के ऊपर। तो फिलहाल इनके तरफ से भी इनके 9 डेज आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है। वैसे एंटोन शायद से उन बॉडी बिल्डर्स में से है जिन्होंने अपने आर्नो क्लासिक ओहायो प्रेप को कुछ ज़्यादा ही पहले स्टार्ट कर दिया था, जिसका कि मेन रीजन था कि उन्होंने लास्ट ईयर कम्पीट ही नहीं किया था, और इस बार इसीलिए वो इस शो के चांस को नहीं छोड़ना चाहते थे किसी भी वे में। इवन लगभग शो के 10 वीक्स आउट में इन्होंने HD मसल्स के एक पॉडकास्ट में ये भी कहा था कि ये इस शो में टॉप 5 को क्रैक कर देंगे।
हालांकि उस टाइम तो ये बात हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि उस वक्त इस लाइनअप में एंड्रयू जैक, रूबियल मॉस्किरा जैसे बॉडी बिल्डर्स थे। बट अब इस फेज में हम कहीं ना कहीं उस स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा बहुत रिलाई कर सकते हैं, खासकर इनके करंट फिजिक और इनके करंट इंप्रूवमेंट्स को देखकर। इवन ये करंट में ह्यूज फिजिक को तो कैरी कर ही रहे हैं, साथ साथ वो फिजिक एट द सेम टाइम ड्राई और कंडीशनड भी दिख रही है। तो इसी बेस पे अगर एंटॉइन इस शो के कुछ बड़े कंपीटिटर्स को बीट करके टॉप 5 या टॉप 4 को भी क्रैक कर देते हैं, देन तब भी मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल नहीं शॉक होने वाला। इवन करंट में तो इन्होंने अपने सबसे बड़े फ्लॉ यानी अपने अपर फिजिक को भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर लिया है, और वो भी साइज वाइज। और कंडीशनिंग तो हमेशा से इनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा ही है। तो ओवरऑल इनका जो फिजिक करंट में निकल के आ रहा है, वो मेरे अकॉर्डिंग इस शो के लाइनअप में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल फिजिक है। और शायद अभी भी कुछ लोग होंगे जो इनको या जेम्स हॉलिंगसेट जैसे बॉडी बिल्डर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही बॉडी बिल्डर्स इस साल स्टेज पे काफ़ी डेंजरस बॉडी बिल्डर साबित होंगे। अब भाई बात करते हैं निक वॉकर के इस 12 वीक्स आउट फिजिक अपडेट के ऊपर। तो एक्चुअली में निक इस अपडेट में काफ़ी फ्रीकी दिख रहा है। इवन इतने ज़्यादा मस्कुलर होने की वजह से उनका जो स्कल है वो भी स्मॉल दिखना शुरू हो गया है, और 12 वीक्स आउट के अकॉर्डिंग इनकी कंडीशनिंग भी काफ़ी बढ़िया निकल के आ रही है। हालांकि निक का तो स्टेटमेंट अभी भी सेम है कि वो टोनियो को इस साल एक डोमिनेंट वे में बीट करने वाले हैं। वैसे देखने जाए तो निक अभी भी बॉडी वेट वाइज काफ़ी हेवी चल रहे हैं, और शायद से वो शो के आखिरी कुछ हफ्तों में ही अपने बॉडी वेट को ज़्यादा ड्रॉप करेंगे। वैसे बात करें निक के क्वाड्स की, तो खासकर 2022 के मुकाबले डेफिनेटली निक के क्वाड्स इंप्रूव हुए हैं, और सिर्फ क्वाड्स ही नहीं बल्कि ओवरऑल निक की फिजिक काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। बाकी इस चीज़ को तो सब समझ ही चुके हैं कि निक न्यूयॉर्क प्रो को आसानी से जीतने वाले हैं। अब भाई बात करते हैं कियोन पियर्सन के इस ऑफ सीजन फिजिक अपडेट के ऊपर। वैसे मेरे अकॉर्डिंग शायद आने वाले ओलंपिया में भी कियोन फ्रंट पोजेस के मामले में शॉन क्लैरिडा को बीट कर ही देंगे, खासकर अपने शेप और अपने स्ट्रक्चर की वजह से। तो अब कियोन को फोकस करना चाहिए दो चीज़ों के ऊपर, एक तो उनकी कंडीशनिंग और दूसरा उनका बैक, क्योंकि करंट में भी शॉन कहीं ना कहीं कियोन के कंपैरिजन में एक बेटर बैक को कैरी करते हैं। इवन उस मामले में शॉन की मसल मैच्योरिटी भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। हालांकि इसके बावजूद शॉन कियोन के बैक लैट स्प्रेड पोज का सामना तो नहीं कर पाते, क्योंकि ओवरऑल कियोन के बैक का जो विथ है और जो शेप है वो बेटर दिखता है। बाकी एक बात तो है कि इससे पहले इतने अर्ली फेज में मैंने कियोन को इतना फोकस पहले कभी नहीं देखा, और जिसका मेन रीज़न कहीं ना कहीं उनका टाइटल डिफेंड करना है। तो इसीलिए कियोन अपने ओपोनेंट्स को कोई चांस ही नहीं देना चाहते जिससे कि वो कियोन को बीट कर सके। और मेरे अकॉर्डिंग कियोन प्रेजेंट में जिस पेस जिस इंप्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और करंट में वो जैसे शेप और स्ट्रक्चर को कैरी कर रहे हैं, तो शायद आने वाले कुछ सालों तक वो इस टोटल डिवीजन में ओलंपिया रहने वाले हैं। अब भाई बात करते हैं माइकल द बुल के ऊपर। तो बात करें इनके इस 9 डेज आउट फिजिक अपडेट की, तो इस फेज में माइकल काफ़ी ज़्यादा राउंड फिजिक को कैरी कर रहे हैं, जो कि काफ़ी शॉकिंग चीज़ है, क्योंकि इस मोमेंट में ये डेफिनेटली काफ़ी लो कास्ट पे होंगे। वही इनके इस फ्रंट डबल बाइसेप पोज में माइकल एक्चुअली में एक फ्लैट साइड पे दिख रहे हैं। बाकी देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या माइकल इन 3 हफ्तों के प्रेप में अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को ला पाते हैं या नहीं, और अपने मोस्ट शेडेड क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर का ट्रेडमार्क कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि एक्चुअली इस प्रेप में इन्हें मेंटली काफ़ी ज़्यादा सफ़र होना पड़ा था। तो देखते हैं कि उसके इफेक्ट्स इनके फिजिक में आते हैं या नहीं। अब भाई बात करते हैं ब्रियन एंसले के ऊपर। वैसे एक बात तो है कि ब्रियन इस 43 ईयर्स के एज में होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली ये एक ऐसा एज है जब आपकी बॉडी मसल्स को लूज करना स्टार्ट कर देती है। खासकर आपके क्वाड साइज वाइज स्मॉलर होने लगेंगे, इवन आपका जो वेस्ट है वो भी वाइड होने लग जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं आपके वी टेपर को हैम्पर करेगा। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक ग्लांस ब्रियन के साथ 2022 के ओलंपिया में भी देखने मिला था, और कहीं ना कहीं उसी वजह से ब्रियन ने डिसीजन लिया था कि वो आप 212 डिवीजन में स्विच कर लेंगे। बट अगेन जब क्लासिक फिजिक डिवीजन का वेट कैप बढ़ाया गया, तो ब्रियन के लिए अगेन ये डिवीजन एक सूटेबल डिवीजन बन गया, जहाँ की एक्चुअली में इनको इस इंक्रीज वेट कैप का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। और इवन इस चीज़ को हमने 2023 के ओलंपिया में भी देखा कि ब्रियन वहाँ कितने ज़्यादा इंप्रेसिव दिख रहे थे। हालांकि इस ओलंपिया में इनकी प्लेसिंग तो ऊपर नहीं आ पाई, बट उसके बावजूद इनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आया। तो अब बहुतों का सवाल होगा कि क्या ब्रियन इस बार ओलंपिया 2023 से भी एक बेटर फिजिक को लाने वाले हैं। तो यहाँ मेरा आंसर है कि ओलंपिया 2023 तो क्या, इवन शायद हम ब्रियन के इस बार ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को देखने वाले हैं, और पर्सनली मैं इसको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब भाई बात करते हैं कार्लोस थॉमस जूनियर के ऊपर। तो अब जाके इनके तरफ से एक्चुअली में इनका एक कंप्लीट फिजिक अपडेट हमें देखने मिला इस आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील शो के रिगार्डिंग, और कहीं ना कहीं ये अपडेट इनके 50 डेज आउट का फिजिक अपडेट है। वैसे इस अपडेट को खुद कार्लोस ने तो शेयर नहीं किया था, बल्कि ये अपडेट आया हुआ है मिस्टर ओलंपिया के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अब आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील का लाइनअप भी काफी कंपेटिटिव होने लग गया है, जहाँ की राफेल ब्रांडो, गुड विटो, कार्लोस थॉमस जूनियर इनके जैसे बॉडी बिल्डर्स तो कम्पीट करेंगे ही, साथ साथ हो सकता है कि बेहरुस तबानी भी इस शो में कम्पीट करने आ जाए, क्योंकि बेहरुस इस शो के रेनिंग चैंपियन भी है। तो अब देखने वाली बात हुई कि क्या कार्लोस इन 7 हफ्तों के टाइम में खुद को कंडीशनिंग वाइज रेडी कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि बाकी बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले कहीं ना कहीं इनका जो स्किन है वो थोड़ा ज़्यादा थिक है। हालांकि 7 हफ्तों का टाइम भी काफ़ी लंबा टाइम है इनके कंडीशनिंग को बेटर करने के लिए। तो अगर इनके इस फिजिक अपडेट के ऊपर बात करें तो डेफिनेटली कार्लोस फ्रंट से तो काफ़ी फ्रीकी दिख रहे हैं एज यूजुअल, खासकर अपने मैसिव क्वाड्स और अपने इंसेन प्रोपोर्शंस की वजह से। इवन टेक्सास प्रो में भी ये अपने फ्रंट और साइड दोनों पोजेस में काफ़ी इंप्रेसिव दिख रहे थे, बट एक्चुअली दिक्कत है इनके बैक के साथ। हालांकि इस अपडेट के बेस पर मुझे इनका बैक डबल बाइसेप्स वाला पोज ही ज़्यादा वीक लग रहा है। इवन इनका जो बैक लैट स्प्रेड पोज है वो भी मुझे प्रीवियस के मुकाबले इंप्रूव दिख रहा है।
तो अगर इन 7 हफ्तों में कार्लोस अपने कंडीशनिंग और अपने बैक दोनों को इंप्रूव कर पाते हैं, देन हो सकता है कि आने वाले आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील में ये एक्चुअली में काफ़ी डेंजरस बॉडी बिल्डर साबित हो। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।